हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का जो है एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो है हमारा, इसके पहले भी हम 25 सेट करवा चुके हैं साइंस का, तो वो सारे सेट जाके आप देख लीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं ये किस एग्जाम डेट को हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 12/10/2018 सेट नंबर 1 का है। यदि आप बुक जानना चाहते हैं तो इस बुक से ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो चलिए जो है हम सीधा शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी आवर्त में जो है उपधातु शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर्त 1 और 7 में जो है किसी प्रकार का उपधातु नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आवर्त 1 है, तो यहाँ पे आपको आवर्त 1 में केवल हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा, जबकि उपधातु नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये हमारा वर्ग 7 है, जिसमें कि आपको केवल रेडियो एक्टिव तत्व ही मिलेंगे। आपका जो उपधातु होता है ये 7 उपधातु है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ये 7 जो है आपके पास उपधातु है। इससे जुड़े जो है चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ये वाला आवर्त और ये वाला आवर्त है, इसमें जो है आपका यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओह, मच्छरों का हद है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि उपधातु की कुल संख्या जो होती है वो 7 होती है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिडियम और पोलोनियम, ये 7 जो है आपके उपधातु हैं। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए तत्वों के बारे में। अभी तक हमारे पास कुल 118 तत्व है, जबकि कृत्रिम रूप से निर्मित तत्वों की संख्या जो है 20 है, और धातु की संख्या यदि पूछा जाए तो ये 91 है। सुचालक उधातु हमारा एकमात्र ग्रेफाइट है, और चमकीला उधातु जो है ये आयोडीन होता है। द्रव में जो द्रव उधातु हमारा है वो ब्रोमीन है, लेकिन धातु यदि आपसे पूछेगा तो आपका पारा यानी मरकरी Hg हो जाएगा। सबसे हल्का उधातु जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शोल्डर यानी टांका के घटक क्या हैं? तो टांका के घटक हैं आपका Pb और Sn, यानी लेड और टीन जो है इसके घटक हो जाएंगे। थोड़ी से आप मिश्र धातु के बारे में जान लीजिए। जैसे पीतल हो गया, तो पीतल किसकी घटक होता है? तो ये कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर में जो होता है सिल्वर नहीं होता है, ये खास पॉइंट है, इसको जरूर नोट करके रखिएगा। तो जर्मन सिल्वर किसका घटक होता है? तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। गन मेटल आप देख सकते हैं, ये कॉपर, जिंक और टीन का हो गया। कांसा उसी प्रकार से आपका होता है, टीन और कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। यहाँ पे जो है सारे का उपयोग लिखा गया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? वीडियो को जो है आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण है। तो पीएच मान 0 है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब हुआ कि जो उसकी एसिड है यानी कि अम्ल है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। कमज़ोर एसिड नहीं, कमज़ोर एसिड नहीं होगा, बल्कि सशक्त एसिड तो होगा, लेकिन सशक्त बेस नहीं हो सकता। तो सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, यही हमारा ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट। आपको पता होगा कि जो हमारा पीएच स्केल होता है उस पर 0 से लेकर जो होता है ये 14 तक की अंक दर्शाया रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे छोटा हो गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो गया। और 14 का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। 7 जो होता है ये आपका उदासीन विलीन का पीएच मान 7 होता है। जैसे ही 7 से कम आ जाते हैं तो वो अम्ल का पीएच मान होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का होता है। पीएच स्केल जो है आपका ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ये बल दूरी पर निर्भर करती है, ऑप्शन ये गलत है। ये बल एक ही निकाय पर काम करता है, नहीं। बल जब एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये कथन सही है। ठीक है, एक ही वस्तु पर लागू होता है लेकिन वो विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी जो है इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। ये एलॉय का प्रयोग करते हैं। एलॉय का मतलब क्या होता है आपका? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अभी तुरंत आपको बताया कि हमारे पास किसका प्रयोग करते हैं? मिश्र धातु। अभी मिश्र धातु से भी क्वेश्चन बना था आपका। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिश्र धातुओं को देख सकते हैं। इसके बारे में तो आपको पिछले स्लाइड में बता ही चुके थे। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए पुरुष शुक्राणु में पूछा गया है तो ये 23 हो जाएगा, 46 नहीं होगा। 46 जो होता है वो मानव में होता है, जिसमें कि मादा और पुरुष दोनों को जो है जोड़ के बोलते हैं 46। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यदि मादा पूछता तो भी 46 होता,
पुरुष पूछता तो भी 46 होता है, 46 का आंसर हो जाएगा। कुछ जो है आप विभिन्न प्रकार के जो जीव है उसमें गुणसूत्र की संख्या आप याद रखेंगे। जैसे मनुष्य में हो गया जोरा में 23 और संख्या में 46, कुत्ता में जो है जोरा में 39 और 78, इसी तरह से चूहा में 21 और घरेलू मक्खी जो होता है उसमें 6 और इसी प्रकार से मच्छर में 3। तो यहाँ सारे आप देख सकते हैं। रोक के आगे बढ़ते हैं। उस वस्तु का चयन कीजिए जो समूह से क्या है संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित कौन नहीं है? तांबा, प्लेटिनम, कार्बन, सोना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन जो है इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं तांबा, प्लेटिनम और सोना ये सभी आपका क्या है धातु है, ये सभी का सभी धातु है, जबकि कार्बन जो है एक वो धातु है। तो चलिए थोड़ा सा कार्बन के बारे में आप जान लीजिए। कार्बन का संख्या C होता है, इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 होता है और द्रव्यमान जो होता है ये 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है और ये एक धातु है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ सुचालक लिखा हुआ है, ये क्या होता है कुचालक होता है। ठीक है। हीरा जो होता है कार्बन के 3 अपरूप याद रखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा जो होता है ये कुचालक होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है ये चमकीला दिखाई देता है। ग्रेफाइट जो होता है ये एकमात्र सुचालक धातु है और इसको जो है काला शीशा कहा जाता है। हीरा के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, ये सब प्राकृतिक में जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखेंगे, कार्बन का ये नया अपरूप है और कार्बन की संख्या इसमें 60 होता है। इसको फुटबॉल वाली संरचना कहा जाता है या बंक मिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तनीय जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ये शीर्ष पर। तो ये शीर्ष विभज्योतक ऊतक हो जाएगा। ये जो आता है हमारा अस्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे समझिए आप, अस्थायी विभज्योतक ऊतक जो होते हैं 3 तरह का होता है। एक शीर्ष विभज्योतक ऊतक होता है, इसमें यह जो होता है आपका पौधे के ऊपर की ओर ये ले जाता है पौधे को, और जड़ और तना में ये पाया जाता है। और जो अभी इसी के ऊपर जो था आपका भी क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बना था। दूसरा होता है हमारा विभज्योतक ऊतक, यह पौधों के क्या करता है आयाम और चौड़ाई में वृद्धि करता है। तीसरा हमारा होता है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक, ये जो होता है शीर्ष विभज्योतक ऊतक के समान ही होते हैं, लेकिन ये क्या करता है ये कुछ स्थानों पर छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिस कारण से जानवर यदि खा भी जाते हैं तो ये पुनः क्या करते हैं खुद को विकसित कर लेते हैं। जैसे कि आप घास देखे होंगे तो घास को एक बार काटने के बाद भी घास उग जाता है। इसका यही वजह है कि उसमें जो होते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। वर्ग सरीसृप में डैश होता है। तो वर्ग सरीसृप में क्या विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो होता है आपका सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ध्यान दीजिए इसके बारे में कि वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। इसकी त्वचा में जो होता है एपिडर्मिस श्रृंखला सल्क पाए जाते हैं। इसमें जो क्लोम होता है वो विकास की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। इसमें आरबीसी भी पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड जो है ये एक IUPAC नाम है, लेकिन उसका सामान्य नाम पूछा गया है तो एसिटिक हो जाएगा। यहाँ पे को होगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका में जो होता है ये एसिटिक एसिड ही पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में, एक मिनट, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है। तो समझ में आ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ रहा है, जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। वर्ग के, तो ये क्या होता है आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है m1 m2/r का स्क्वायर, F समानुपाती यही होता है। ये वर्ग के किसके वर्ग के विपरीत क्रमानुपाती होता है? दूरी के। तो उनके मध्य के दूरी, यानी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या पूछा गया? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में ध्यान रखेंगे, ये सबसे कमजोर बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये केवल आकर्षण बल ही लगाता है। आगे क्वेश्चन बढ़िए। डैश उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं और गुनाइस युग्मों और सेक्स हार्मोन का उत्पन्न जो है ये शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति जो है परिपक्व हो जाता है। इसको किशोरावस्था कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, पुरुष मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो तो 46 होती है। यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप बोलेंगे। अब ध्यान रखिए कि जो मादा में होता है ये जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मैक्सिमम 50 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, मतलब 12-13 साल से ये शुरू होते हैं और ये 50 साल तक हो सकते हैं। जबकि पुरुषों में जो है ये 14-15 साल से शुरू होता है और आजीवन रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है और जबकि वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उसको क्षारीय मृदा कहते हैं। और हाइड्रोजन जो होते हैं ये वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। ध्वनि डैश में जो है संचरण कर सकती है। तो ध्वनि किस में संचरण कर सकती है? तो ये जो है आपका द्रव में भी कर सकती है, ठोस में भी और गैस में भी, यानी कि सभी विकल्प क्या है सही है।
ध्वनि की सामान्य चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ध्वनि जो होती है ये आपका अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है, लेकिन जब आपसे सामान्य रूप से पूछा जाए तो मैक्सिमम आंसर आप अनुदैर्घ्य पे जाएंगे। कौन सा कथन जो है सत्य है? आकार के बारे में बताया गया है। पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, बिल्कुल सही, जबकि तरल पदार्थों के कंटेनर का आकार प्राप्त कर देता है, गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। पहला कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ही सही है, तो केवल 2 वाला हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संपीड़ितता, यह पदार्थ का वह गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत जो है अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है। यह गुण दोनों तरल पदार्थों के गैस द्वारा प्रदर्शित करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी जो है इसका, नहीं सी नहीं, डी जो है सही होगा, क्योंकि सी में तो औसत लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुमस्तिष्क के बारे में जो है ये सही नहीं है? तो अनुमस्तिष्क जो होता है ये आपको पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ये पहले बिल्कुल, ये भी यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 25%। नहीं, ये गलत कथन दिया हुआ है। यह मस्तिष्क का पश्च भाग क्षेत्र में स्थित होता है, ये कथन सही है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक जो होता है केंद्रीय वर्मिक्स, तो बिल्कुल ये सही है। अनुमस्तिष्क को ही जो है कहा जाता है सेरिबेलम कहा जाता है। ठीक है, एक होता है सेरिब्रम, वो अलग है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम इसको कहते हैं। तो हमारा इसमें जो दिया गया कथन है वो कथन बी जो है ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी ही बनेगा। डैश का प्रयोग जो है हवा के शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का। ठीक है, लैक्टोमीटर से आपको पता होगा कि दूध की जो शुद्धता होती है वो मापा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान यानी एम और ए। एम ए क्या होता है आपका? F बराबर एम ए होता है, यानी कि ये बल हो जाएगा हमारा। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ये गलत ऑप्शन है। टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो बचेगा ऑप्शन कौन? डी, रियर व्यू दर्पण के रूप में। ठीक है, साइड में आपको पता होगा साइड मिरर के रूप में जो है ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो ये हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? रेत का पानी में घुलना। यदि रेत पानी में घुलेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वापस आपको रेत मिल जाएगा, तो ये कथन गलत है। चीनी का पानी में घुलना, यदि चीनी पानी में घुल गया तो भी वो चीनी वापस मिल सकता है। दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बनेगा, क्योंकि दूध से दही बन जाएगा तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? तो W का अर्थ क्या होता है? ये कार्य होता है। ठीक है, कार्य होता है, कार्य बटे समय ही क्या कहलाता है? आपका शक्ति कहलाता है। इसका मात्रक आपको पता होगा वाट होता है, और कार्य का मात्रक तो आपको पता ही होगा ये जूल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो आशा करता हूँ कि यहाँ जो है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा ही होगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये परफेक्ट प्रैक्टिस ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा वीडियो लगा होगा हमारा प्रयास, तो इसको लाइक किए बिना आप नहीं जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग का जितना सपोर्ट रहेगा उससे ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत और प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।